नमस्कार दोस्तों। जहाँ भी जाओ स्मार्ट स्टडी, स्मार्टफोन, स्मार्ट व्यक्ति, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी है। लगभग 1 करोड़ लोग या इससे भी कहीं ज़्यादा प्रतिवर्ष ग्रेजुएशन करते हैं और कुछ ही लोग नौकरियों में सफलता प्राप्त करते हैं। यूपीएससी 2024 में लगभग 9,90,000 लोगों ने अप्लाई किया और पोस्ट थी 1,056 के लगभग। तो सफलता कितनी मिली, किन लोगों को मिली, कैसे मिली? कहीं जाओ, सेमिनार जाओ, कहीं पे भी आप क्लासों में सुना होगा, आपने कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले लोगों से सुना है कि हमने स्मार्ट तैयारी की, स्मार्ट स्टडी की। तो आखिर स्मार्ट स्टडी होती क्या है? और हम ये भी जानेंगे कि कैसे चीज़ों को याद किया जाए, कैसे बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और कैसे अचीव किया जाए। स्मार्टफोन का बहुत तेज़ी से उपयोग हो रहा है, तो उपयोग करें, कितना करें, कैसे करें, ये भी हम जानेंगे। और आज के शो में हम जानेंगे कि लाइब्रेरी का कैसे उपयोग करें, याद करने की ट्रिक्स कौन सी है, और इसके साथ में नोट्स कैसे बनाएं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे हम बेनिफिट लें, ये बहुत सारी चीज़ें जानेंगे आज हम। तो मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो सफल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर घनश्याम कसाना। सो वेलकम मिली। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर घनश्याम जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आज बड़े कंपटीशन का बहुत ही टफ परिस्थितियां बनती हैं। ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षाएं देते हैं जी। और कई सारी परीक्षाएं देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जीवन की परीक्षा है। तो आखिर कुछ ही लोग सफल होते हैं, वे कैसे पढ़ते हैं? तो वो जो स्मार्ट स्टडी होती है, हम जानना चाहेंगे कि स्मार्ट स्टडी क्या है और आज के युग में इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए सर, स्मार्ट स्टडी सही रणनीति के साथ सही दिशा में की गई तैयारी जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, आपके लिए तय समय पर परिणाम लेके आए, इस तरीके से की गई पढ़ाई स्मार्ट स्टडी है। और जैसा कि आपने कहा कि वो आज के समय क्यों महत्वपूर्ण हो गई है, क्यों बहुत ज़रूरी है, तो इसके संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा सर कि आज से 20 साल पहले कंपटीशन एग्ज़ाम की जो बड़ी डिमांड थी वो थी संसाधनों तक पहुँच। यहाँ मेरा संसाधनों से मतलब है एक अनुभवी शिक्षक की क्लास, अच्छी किताबों की जानकारी, एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा माहौल। ये सब किसी बड़े शहर में रहने वाले छात्र या वहाँ जाके पढ़ाई करने वाले छात्र ही इस चीज़ का उपयोग कर पाते थे और ये सब चीज़ें उन्हीं के लिए उपलब्ध थी। गांव देहात में बैठकर तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इन सब का अभाव था। लेकिन आज के समय कंपटीशन एग्जाम में संसाधनों की पहुंच इक्वल हो गई है। आज गांव देहात के किसी छोटे से कमरे में बैठकर तैयारी करने वाले विद्यार्थी के पास भी वो सभी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे एक अच्छे शिक्षक की क्लास हो, अच्छी किताबों की जानकारी हो, एक अच्छा गाइडेंस हो, वो सब उपलब्ध है। और वो संभव हो पाया डिजिटल क्रांति के माध्यम से, जो कि आफ्टर कोविड के बाद में डिजिटल क्रांति ने क्वांटम जंप लगाया। आज गांव देहात में बैठा हुआ विद्यार्थी और किसी बड़े शहर में तैयारी करने वाले विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम में जो भी सहायक टूल्स हैं उस मामले में दोनों इक्वल हो गए। तो ऐसी स्थिति में स्मार्ट स्टडी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कि अब आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका आप कितने प्रोडक्टिव ढंग से प्रयोग कर पाते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव रहे। तो इस लिहाज से स्मार्ट स्टडी आज के समय एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। जी, थैंक यू। हम ये जानना चाहेंगे कि स्मार्ट स्टडी जो है कैसे की जाए, क्या सुझाव देंगे ताकि स्टूडेंट्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ये जान सके कि स्मार्ट स्टडी उन्हें कैसे करनी चाहिए। जी सर, देखिए स्मार्ट स्टडी के लिहाज से मैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो उनके लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी रहेंगे। सबसे पहला सुझाव है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते वक्त सबसे शुरुआत जब आप करेंगे तो सिलेबस से शुरुआत करें। उस सिलेबस का बहुत गहनता से विश्लेषण कीजिए और ये पता कीजिए कि उस सिलेबस के कौन से टॉपिक, किस यूनिट के कौन से टॉपिक कहाँ से आप कवर करेंगे। इसके अलावा किस यूनिट का कितना वेटेज है, ये आप सिलेबस का अध्ययन करके विश्लेषण कीजिए और सिलेबस की वह यूनिट सबसे पहले शुरुआत कीजिए पढ़ना सिलेबस की उस यूनिट का जो आपके लिए थोड़ी कठिन हो, आपके लिए कम रुचिकर हो। अगर आप उस टास्क को पूरा कर लेते हैं
तो निश्चित रूप से आपके लिए आगे का मार्ग सरल हो जाएगा। इसके अलावा एक समय किसी एक एग्जाम की तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी बिखरे नहीं। बिना तैयारी के कोई भी एग्जाम देने ना जाए। आमतौर पे धारणा बनी हुई है कि हमारे गुरुजन और गार्जियंस ये कह देते हैं कि कम से कम एग्जाम तो दे के आए, कुछ सीखने को मिलेगा। जबकि मेरा मानना है कि जब तक आप बिना तैयारी के एग्जाम दे के आएंगे, उस स्थिति में आपको उल्टा नुकसान और होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। बिना तैयारी की कोई भी एग्जाम नहीं देना चाहिए। जी सर, क्योंकि बिना तैयारी के सपोज दैट मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन अगर आज मैं ग्रेड फर्स्ट का या फिर मैं फोर्थ ग्रेड की एग्जाम देना चाहूँ किसी कंपटीशन एग्जाम को, जी तो निश्चित है उस एग्जाम की अलग डिमांड है, उसमें मेरा असफल होना स्वाभाविक है। और ऐसी स्थिति में मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि मैं एक फोर्थ ग्रेड के एग्जाम समय की बर्बादी है, धन जी की सर। बर्बादी है। इसलिए जब आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाए, बशर्ते फिर आप असफल हो जाएं, लेकिन उस फिर जब आपकी पर्याप्त तैयारी हो जाती है तो आप उस एग्जाम से बहुत कुछ सीखते हैं। बिना तैयारी के एग्जाम देने से बचे। इसके अलावा सिलेबस की प्रत्येक यूनिट का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बशर्ते कि कुछ टॉपिक आपके पढ़ने से भी छूट जाएं, लेकिन जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना बेहद जरूरी है। और एक और जो महत्वपूर्ण सुझाव है, क्या पढ़ा जाए, उसके अलावा क्या छोड़ना है, ये चीज़ भी आपको पहले से तय करनी पड़ेगी। आमतौर पे हमें कोई बुक सुझाव सजेस्ट कर देता है तो हम शुरू से लास्ट तक उसको पढ़ देते हैं, जबकि मतलब हमें सेलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। जी सर, सेलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए कि इसमें क्या छोड़ा जाना है, क्या पढ़ने लायक है। इसके अलावा जब भी कोई एग्जाम देने जाएं तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी एग्जाम में आप उसका आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आमतौर पे आसान क्वेश्चन गलत होगा तो आपको दोहरा नुकसान होगा। एक तो मतलब आसान को भी आसान नहीं समझे, जी सर, सरल उसकी को भी, सरल नहीं समझे। क्योंकि सरल जी आपको दोहरा नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। क्योंकि बाकी के जितने प्रतिभागी हैं उन सभी का लगभग वो क्वेश्चन सही होगा, आप वहां मात खा जाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन टफ है तो लगभग मानिए अधिकांश का वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। जी इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण सुझाव जो मैं देना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई को गंभीरता से लीजिए। किताबों से पढ़िए, पूरी ईमानदारी से करिए। आमतौर पे जो प्रतिभागी हैं वो स्कूलिंग तो बहुत अच्छे से गंभीरता से करते हैं, लेकिन कॉलेज में जब आते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर आप उसे गंभीरता से पढ़ते हैं तो आपके आगे का मार्ग यकीनन, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सुझाव, इन तमाम सुझावों से बहुत महत्वपूर्ण, डोंट थिंक द अबाउट रिजल्ट, एंजॉय द प्रोसेस। क्योंकि आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर बहुत चीज़ों में सुधार होता है। इसलिए रिजल्ट, परिणाम की चिंता मत कीजिए, उस प्रोसेस का एंजॉय कीजिए। तैयारी का भी आनंद लें। जी सर, तैयारी का आनंद लेंगे तभी आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। इसके बराबर। अलावा कभी भी किसी एग्जाम को आप डू एंड डाई की सिचुएशन में लेके ना जाए। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी नौकरी का एग्जाम हो, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाता है जो आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न करता है। बिल्कुल सहजता से अपनी रणनीतियों पे काम कीजिए ताकि आप परिणाम प्राप्त कर सकें। तो ये जी कुछ सुझाव हैं जो निश्चित रूप से सभी के लिए उपयोगी होंगे। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो हैं प्रतियोगी परीक्षार्थी और स्टूडेंट्स वो टाइम टेबल बना लेते हैं, जी सर। बहुत सख्त टाइम टेबल बना लेते हैं। तो वो कैसा टाइम टेबल बनाएं ताकि उनका स्मार्ट स्टडी में उनका जो है उनको लाभ मिल सके, जी और सर। इसकी क्या रोल है, क्या बनाना भी चाहिए या फिर ऐसे ही पढ़ना चाहिए? देखिए सर, टाइम टेबल तो बनाना चाहिए। जी क्यों बनाना चाहिए? ताकि आप अपने समय का अधिकतम सदुपयोग कर सकें। और टाइम टेबल किस ढंग से बनाएं, किस स्मार्टनेस के द्वारा बनाएं, इस मामले में मेरा मानना है कि टाइम टेबल दो तरीके का होता है। एक टाइम ओरिएंटेड टाइम टेबल और एक है टारगेट ओरिएंटेड टाइम टेबल। टाइम ओरिएंटेड में समय महत्वपूर्ण होता है कि कितने घंटे आप दिन को पढ़ेंगे। दूसरा टाइम टेबल का तरीका होता है टारगेट ओरिएंटेड, यानी कि आप अपने आप को टारगेट देते हैं कि पर डे आप कितना कंटेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे, वीकली कितने टॉपिक या कौन सी यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आपको टारगेट ओरिएंटेड टाइम टेबल बनाना चाहिए। वो आपके लिए अधिक उपयोगी और प्रोडक्टिव होता है बजाय टाइम ओरिएंटेड। मतलब एक स्टूडेंट को या परीक्षार्थी को उसको अपना टारगेट क्या है, टाइम टेबल क्या है, उसके अंदर जो है उसका सिलेबस क्या है और उसके आउटकम्स क्या हैं, ये चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। आप अंधाधुंध कुछ भी नहीं पढ़ें, यही बात है। जी सर। बहुत सारा पढ़ने के बजाय मतलब टू द पॉइंट सेलेक्टिव चीज़ पढ़ें और बार बार पढ़ें। जी। तो आजकल क्या है, जैसे कई स्टूडेंट, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या होती है, तो
ग्रेजुएशन के बाद में वो बहुत सारे फॉर्म भरते हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जी के। सर। इवन यूपीएससी से लेकर के और पटवारी तक के परीक्षार्थी या टीचर की भी लगा देते हैं। फिर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में तो ग्रेड फोर्थ के में बहुत सारे लाखों फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोगों ने भी भरे। जी सर। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके तैयारी में बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो आपका अनुभव के अनुसार उनको क्या करना चाहिए कि 2, 3, 4 इन जो कंपटीशन है इनमें से तैयारी को प्रायोरिटी किसको दें, किसको छोड़ें? इस पर आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए सर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि 2 नाव में सवार होने वाला व्यक्ति अंत में कहीं नहीं पहुँच पाता है। तो मेरा मानना है कि किसी एक समय एक ही एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, ताकि आप पूरी सटीकता से, पूरी रणनीति के साथ उस पर काम कर सकें और परिणाम प्राप्त कर सकें। जब आप कह रहे हो कि एक समय, आज की इस बेरोज़गारी के दौर में बहुत से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हैं परीक्षार्थी, तो इस मामले में मेरी एक और राय है कि आप एक अलाइनमेंट वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनकी एक डिमांड हो, एक नेचर हो, उनकी आप बशर्ते एक साथ तैयारी कर सकते हो। जिसका मतलब काफ़ी सारा सिलेबस मिलता हो जी और जैसे स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट जी प्रोफेसर सर, आप क्योंकि ये इन सब। दोनों ही एग्जाम में विषय की डिमांड बड़ी है, जी इसलिए इन दोनों की आप तैयारी एक साथ कर सकते हो। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड और नेचर वाले एग्जाम्स की तैयारी है। इससे आपकी तैयारी बिखरेगी और आपको परिणाम प्राप्त करने में समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे एग्जाम की तैयारी एक साथ करें जिनकी डिमांड एक हो, जिनकी नेचर एक हो, वो आपके लिए उपयोगी है। बाकी ऐसे नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड और डिमांड और नेचर वाली एग्जाम्स की तैयारी करने से बचें। इससे आपकी तैयारी बिखरेगी, परिणाम आने में समय लगेगा। जी। आजकल लाइब्रेरियों का बड़ा क्रेज बढ़ रहा है और जहाँ देखो वहीं लाइब्रेरी खुली हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव्स तो खैर जाते ही हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनका कैसे उपयोग करें ताकि इनका मतलब सकारात्मक रूप से इनका परिणाम प्राप्त कर सकें। लाइब्रेरी का जो है कैसे सदुपयोग किया जाए, जी सर। इसके बारे में आप बताएं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आज के समय लाइब्रेरी का क्रेज़ बढ़ा है, और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि लाइब्रेरी का क्रेज़ बढ़ा है तो कहीं न कहीं पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और कैसे हम लाइब्रेरी का अधिकतम सदुपयोग कर सकते हैं, इस लिहाज से मेरा मानना है, सबसे पहले लाइब्रेरी कभी भी ऐसे उठ के मत जाइए कि वहाँ जाके पढ़ना है। आप तय कीजिए कि आप कल लाइब्रेरी जाएँगे तो वहाँ कौन-कौन, किस यूनिट के कौन-कौन से टॉपिक पढ़ के आएँगे, ये पहले से तय करके जाइए। इसके अलावा लाइब्रेरी में ज़्यादा सोशल होने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पे देखते हैं कई विद्यार्थी हर दूसरी सीट में बैठा हुआ जो छात्र है उनका परिचित है, हाय हेलो में बहुत समय लग जाता है। तो कोशिश कीजिए कम सोशल होइए लाइब्रेरी में। किसी ऐसी लाइब्रेरी में जहाँ बहुत दिन से आप जा रहे हो, लगभग सभी लोग जानने लग गए हैं, जान पहचान की हो गई है, तो ऐसी लाइब्रेरी को तुरंत प्रभाव से उनको मेरे ख्याल बदल से देना बदल चाहिए। देना चाहिए, ताकि बिल्कुल। आप अपने आप जी को अधिकतम समय दे पाएँ। इसके अलावा लाइब्रेरी में एक और चीज़ मैंने देखी है कि आमतौर पे जो छात्र होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि कौन विद्यार्थी किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, कितने घंटे पढ़ता है। मेरे ख्याल से ये फालतू की बातें हैं। आपको मतलब अपने वो खुद दिमाग पे को, फोकस नहीं करके और जी सर, दूसरे पे कर रहे हैं, खुद का आपको अपने लक्ष्य। दिमाग को में इन सब चीज़ों को भरने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पे काम कीजिए। जी और कुछ छात्रों में एक सख्ताई भी देखने को मिलती है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है तो भी वो 10-5 मिनट की झपकी भी नहीं लेते हैं। ये छोटा मुद्दा लग रहा होगा आपको सर, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर लाइब्रेरी में किसी को नींद आए तो मैं कह रहा हूँ कि उसे 10-20 मिनट की नैप ले लेनी चाहिए। वो रिसर्च भी कहते हैं कि एक छोटी नैप है, वो कम से कम 2-3 घंटे की पूर्ति करती है। और क्योंकि आप नींद आ रही है लाइब्रेरी में, तो पहली बात तो ये शुभ संकेत है कि आप मस्तिष्क का यूज कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपका माइंड थक रहा है। इसलिए इस बात में कोई शर्म नहीं है, जब भी आपको नींद आए छोटी नैप ले सकते हो। लाइब्रेरी में कम सोशल होइए, और लाइब्रेरी में जब भी जाएं पहले से अपने टास्क निर्धारित करके जाएं, तब आप लाइब्रेरी का अधिकतम सदुपयोग कर पाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव था। एक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा की तैयारी शुरू करते ही पुराने पेपरों को सॉल्व करने लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पूरी तैयारी करते हैं और परीक्षा के बिल्कुल नज़दीक आके उठाते हैं। तो क्या वाकई पुराने पेपर सॉल्व करने चाहिए और कैसे करने चाहिए कि उनको मतलब लाभ मिल सके? जी सर। इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो सर, पुराने पेपर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने पेपरों से हम
पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस एग्जाम की डिमांड को समझ पाते हैं। और ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये दोनों चीज़ें पुराने क्वेश्चन पेपर से ही निकल के आती हैं। तो इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा पुराने क्वेश्चन पेपर को आपने जैसा पूछा कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप जिस समय सिलेबस की जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसी यूनिट के आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। उस यूनिट की आपकी गहनता से तैयारी हो पाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, मेरा सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है। अगर मैं इस समय भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहा हूँ तो मुझे पुराने क्वेश्चन पेपर में वो जब यूनिट कंप्लीट हो जाए तो भारतीय राजनीतिक विचारक के क्वेश्चन ही देखने चाहिए, ताकि वो पर्टिकुलर यूनिट की गहराई से समझ बढ़ पाए। अब भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहा हूँ और मैं पूरे पुराने क्वेश्चन पेपर देखने लग गया, उसमें आईआर भी आ गया, उसमें तुलनात्मक राजनीति भी आ गई, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा। मैं तो हमेशा इसी उपयोग करता हूँ इस तरीके को, जो यूनिट पढ़ता हूँ उसी के पुराने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो यूनिट वाइज पुराने क्वेश्चन यूनिट वाइज करते जाए। ऐसा नहीं कि कंपटीशन आपने जो है पूरा किताबें पढ़ रहे हो और फिर लास्ट में आके कर रहे हो, या फिर आप शुरू से ही कर रहे हो, अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। तो टू द पॉइंट आप जो यूनिट कर रहे हैं उसका एक तरह से रिवीजन भी होगा और कठिन पॉइंट भी आप नोट कर पाएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि मार्का भी हो जाएगा। तो अगला जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हमारे किसी दर्शक ने पूछा है कि क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, और आपने किस तरीके से जो है इसको तैयार किया है, आपने भी ज्वाइन किया है क्या? जी सर। आपका क्या सुझाव है इसके बारे में? देखिए सर, मैं टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। टेस्ट सीरीज के बारे में आमतौर पे क्या गलतियाँ करते हैं, जैसे ही कोई कोर्स लेते हैं उसी के साथ तैयारी के शुरुआती चरण में ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से गलत है। टेस्ट सीरीज को आपको तैयारी के अंतिम चरण में ज्वाइन करना चाहिए, जब कम से कम आपका सिलेबस 1 से 2 बार कंप्लीट हो गया हो। उस समय जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के मामले में आजकल जो मार्केट में टेस्ट सीरीज है, वहाँ आपको वीकली टारगेट दे दिए जाते हैं कि आपको वीकली इस बुक के इतने चैप्टर पढ़ने हैं, ये बुक पढ़नी है, ये यूनिट करनी है, और वो इतने बड़े टारगेट होते हैं कि एक वीक में कंप्लीट भी नहीं हो पाते हैं। इस कारण ऐसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से क्या है, सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थी का मूल रिदम टूट जाता है। और मेरे ख्याल से आपके अंदर अधिकतम सुधार आपकी सेल्फ स्टडी का मूल रिदम जब तक बना रहेगा, वो आपके अंदर अधिकतम सुधार करेगा। मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है सर, लेकिन मेरा जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का उद्देश्य था वो केवल क्वेश्चन कलेक्ट करना था, और उन क्वेश्चन को मैं यूनिट वाइज सोल्व करता था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और इसके अलावा तैयारी के अंतिम चरण में ही मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। शुरुआती चरण में टेस्ट सीरीज लेने का मैंने कोई प्रयास नहीं किया, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके अंदर निश्चित रूप से सुधार होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई कोचिंग संस्थानों के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें जो मॉडल क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। जबकि एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक एग्जाम का जो पेपर सेट होता है मॉडरेट होता है, सभी प्रकार के, उसमें इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, टाइट भी मिलेंगे, और मीडियम लेवल के भी होते हैं। इसलिए अगर आपके टेस्ट सीरीज में रैंक कम या ज़्यादा आ रही है तो उससे भी आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका उद्देश्य होना चाहिए कि क्वेश्चन कलेक्ट हो गए, जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं उस यूनिट के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा तरीका है। अच्छा, एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जीके में ऐसे सवाल होते हैं कुछ जिनको केवल रटना ही एक उपाय है। जी सर। जैसे बुक्स एंड राइटर्स, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। आपके पॉलिटिकल साइंस में भी होंगे, कोटेशन आते हैं, फिर वो जो है किसने दी है, तो ये कैसे याद करें? जी, क्या रटना ही एकमात्र उपाय है या कोई ट्रिक है इसकी? देखिए सर, मेरे ख्याल से इस स्तर पे रटना किसी भी चीज समस्या का समाधान नहीं है। और वो अभी आप प्रतियोगी परीक्षा के स्तर पे आके अगर चीज़ों को रटेंगे तो उनका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, आप कितनी चीज़ों को रट पाएंगे और कितने दिन तक। तो इस मामले में मैंने जो स्मार्ट ट्रिक यूज की है वो मेरे ख्याल से मेरे लिए उपयोगी रही। मैं उसे स्मार्ट या ऐसे तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए बहुत उपयोगी रही। मुझे रटने की आवश्यकता नहीं रही। मैं जब भी किसी यूनिट का कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी बुक है वो मैं एक लास्ट पेज पे लिख लेता था, और जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ उस समय उन बुक्स को मैं ओवरव्यू पढ़ता था नेट के माध्यम से। जब आप किसी बुक के आगे और पीछे के पढ़ते हैं, उसका पूरा कंक्लूजन जब पढ़ते हैं एक पेज में, तब आपको उस बुक को रटने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, वो आपकी मेमोरी में हमेशा रहती है।
मैं हमेशा इस तरीके का उपयोग करता था। मैंने कभी भी रटने का प्रयास नहीं किया। मैं जो भी मैंने बुक देखी तो उस बुक को मैंने नेट पे डाल के उसका ओवरव्यू पढ़ने का प्रयास किया। उससे रटने वाली समस्या से मतलब बहुत। ठीक से उसको जी समझोगे सर। तो आप रटोगे नहीं, उसको जी सर। याद हो जाएगा और एक और नेचुरली। तरीका सर, जैसे आपने कहा रटने की बात आई है, रटने वाला जो पैटर्न था वो बिल्कुल बचपन के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन आज भी अगर आप चीज़ों को रटेंगे जी तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बचपन के लिहाज से क्यों ठीक है? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसका माइंड पूरा खाली होता है और उसका सिलेबस उसके अनुपात में बहुत छोटा होता है। तो दोनों चीज़ें अनुकूल हैं, माइंड पूरा खाली है, सिलेबस उससे भी छोटा है, तो वहाँ आप रट सकते हो। छोटे बच्चे को आप देखिए, उसे आप पूछिए रात कब होती है, वो बार बार उसको दोहराएगा। जब सूरज छिप जाता है तो रात होती है, जब सूरज छिप जाता है तो रात होती है। वो उसे समझ भी नहीं सकता और समझने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि उसके पास सुविधा है, माइंड पूरा खाली है जी और सिलेबस छोटा है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, आपका माइंड घर परिवार की जिम्मेदारियां, अन्य प्रकार की समस्याएं, उन सब से भरता चला जाता है और उसी के अनुपात में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वो सिलेबस भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में रटना तो मेरे ख्याल से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब आपको समझदारी भरा कोई स्मार्टनेस तरीका तलाशना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा भी अनुभव बता दूं मैं जी सर। कि हम लोग जब पहली कक्षा में गए, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, जब दूसरी स्कूल में भी चले जाते हैं तो शुरू शुरू में हमें हमारे साथियों के नाम याद नहीं होते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, जो जब रोज मिलते हैं, डेली मिलते हैं, तो वो स्थायी मेमोरी में चले जाते हैं। जी सर। तो हमें क्या है कि जैसे जिन चीज़ों को अगर डेली पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो अपना अटैचमेंट हो जाता है। जी सर। तो हम कितने ही नाम याद कर लेते हैं। और अगर कोई हमें एक सूची दे दी जाए कि ये इस क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, नाम याद कीजिए, तो नाम याद नहीं हो पाते हैं। पर धीरे धीरे जब हम साल भर साथ में रहते हैं तो याद हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर इन चीज़ों को डेली किया जाए जी सर। तो वो याद हो जाते हैं, बिल्कुल, हम उनसे फैमिलियर हो पाते हैं। फैमिलियर हो जाते हैं। तो ये पढ़ने का एक तरीका है याद करने का। अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो सैद्धांतिक नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, सीधे नाम याद करने हैं, तो आप उनको बार बार पढ़ते रहे, फैमिलियर हो जाएंगे। एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जिस पर हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि नोट्स बनाने चाहिए क्या और कैसे बनाने चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण जी सवाल है सर, जी कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। तो सबसे पहले आपने कहा नोट्स बनाने चाहिए, तो मेरा मानना है निश्चित रूप से बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप उस सिलेबस को बार बार रिवीजन करने की स्थिति में हो पाते हैं। और नोट्स किस तरीके से बनाएं, इस मामले पर या इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मेरा मानना है नोट्स बनाने का जो तरीका है उसमें आपको स्मार्टनेस लानी होगी। सबसे पहले नोट्स बनाते वक्त, किसी भी बुक से नोट्स बना रहे हो, उसकी पहली रीडिंग में नोट्स ना बनाएं, बचिए इससे। क्योंकि जब हम किसी बुक को पहली बार पढ़ते हैं तो उसका हर पेज, हर लाइन, हर शब्द हमें महत्वपूर्ण लगता है। और होता क्या है, आमतौर पे हम उस बुक के 80% कंटेंट को अपने हाथ से लिख देते हैं। जबकि हम नोट्स इसलिए बनाते ही इसलिए हैं, उसका उद्देश्य ये है कि चीज़ों को संक्षिप्त में लिख पाएँ और लास्ट समय में हम रिवीजन कर पाएँ। लेकिन आमतौर पे नोट्स हम जो बनाते हैं उसमें गलतियाँ क्या करते हैं, पूरी किताब को ज्यों का त्यों लगभग थोड़े बहुत मैटर को हटा के उसको अपने हाथ से नोट डाउन कर देते हैं। इसलिए नोट्स बनाते वक्त मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है सर, नोट्स बेहद संक्षिप्त होने चाहिए। कुल कंटेंट का 10वां हिस्सा, यदि मानिए एक चैप्टर के अंदर 10 पेज हैं तो एक पेज के अंदर उस 10 पेज की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समराइज कीजिए। इसके अलावा नोट्स कभी भी पहली रीडिंग में मत बनाइए, क्योंकि अगर पहली रीडिंग में बनाएंगे तो आपके नोट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। नोट्स हमेशा प्रमाणिक पुस्तकों के सहारे से बनाइए। इसके आमतौर पे देखते हैं हम सर कि कोई गाइड लेके आए और उस गाइड से भी नोट्स बना देते हैं, उस गाइड के भी नोट्स बना देते हैं, जबकि गाइड तो अपने आप में नोट्स है। तो गाइड के नोट्स बनाने से बचिए, प्रमाणिक पुस्तकों से नोट्स बनाएं, बिल्कुल संक्षिप्त बनाएं, ताकि लास्ट समय में आप सिलेबस को 1 से 2 बार रिवीजन कर पाए। ये मेरे ख्याल से नोट्स बनाने के जी, बहुत ही सही अच्छे तरीके। टिप्स दिए आपने। इस तरह के नोट्स बनाएं कि वो आप रिवाइज कर सको। इस तरह के नोट्स बनाइए कि आप कठिन चीज़ों को कवर कर सकें। और इस तरीके के नोट्स बनाइए जिससे आप फैमिलियर हो सको और आपको सब्जेक्ट पूरा कवर हो सके, टच में रहो। अच्छा, एक आजकल नेगेटिव मार्किंग है जी सर। परीक्षाओं, और कुछ स्टूडेंट सारे क्वेश्चन करते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग बचने लग जाते हैं। आजकल आरपीएससी में 5वां ऑप्शन भी देने लग गए। जी सर। तो इसमें जो है
ये प्रतियोगी हैं ये क्या मिस्टेक करते हैं, इनसे कैसे बचे हैं, आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं? जी सर, बिल्कुल सही है सर। नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू होता है। कई बार कोई परीक्षार्थी उसकी अच्छी तैयारी होने के बाद भी उस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग की बदौलत वो बाहर हो जाता है, या उसको सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो इस मामले में मेरा मानना है कि पहले कभी भी पूर्व धारणा बना के ना जाए। कुछ छात्र होते हैं पहले से ही धारणा बना के चलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है तो मुझे केवल इतने ही क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से। कुछ छात्र हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं, उनको कोई भी ऑप्शन थोड़ा बहुत भी फैमिलियर लगता है उसको टिक कर जाते हैं। इन दोनों से बचिए, पहले से कोई धारणा बना के ना चलिए। आप अगर पढ़ के गए हो विषय को अच्छे से तो निश्चित मानना पेपर को आप देखते आप खुद तय कर पाओगे। आप तय करने की स्थिति में होंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो पूर्व धारणा बना के नहीं चलना चाहिए दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों को। एक जो बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उनको भी बचना चाहिए, और एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उनको भी पूर्व धारणा से बचना चाहिए। पेपर की डिमांड को समझते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। जी, मतलब बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए जी। और पहले से तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं तो इसका उत्तर ये दूंगा। उसको ठीक से पढ़ें। कई बार ऐसा जी। होता है कि आंसर आपको आता है फिर भी आप गलत कर देते हैं, क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ आता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, और आपने पढ़ा इनमें से कौन से सही हैं, कई बार हम और क्या लास्ट देख। में आता है कि उपरोक्त सभी। जी। तो वो जो नहीं है उसको तो पढ़ा ही नहीं और उपरोक्त सभी को कर दिया, बिल्कुल। कुछ नहीं देखा। तो ये भी तो होता है ना। जी सर, और उसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सर कि जैसे कई बार किसी एग्जाम में मानिए 150 क्वेश्चन आने हैं, तो विद्यार्थी पहले से तय करके जाता है कि 100 से ऊपर तो उसे जाना ही हाँ नहीं है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्व धारणा मत बनाइए। पेपर कहेगा, आप पेपर को पढ़िए अच्छे से। वो कहेगा अगर आप पढ़ के गए हो तो आपको समझ आ जाएगा इसको इस पेपर में कितने क्वेश्चन करने चाहिए। हो सकता है 100 से बहुत कम करने पड़ जाए, और हो सकता है 100 को पार करना पड़ जाए। मतलब पहले से लेके लेवल ऑफ बचिए। क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है। बहुत कठिन है और आप 40 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, मेरिट जाती है 35, और आपने कर दिए 110 क्वेश्चन 150 में से। तो मतलब ये स्थिति नहीं आए कि जी आप बिल्कुल। पहले से ही सोच के जा रहे हैं हाँ। मुझे तो बस गढ़ जीतना है और इतना करना है। जी बिल्कुल। कई बार ये होता है कि नहीं नहीं मैं 50 से ऊपर करूंगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी दोनों हो ही जाए। स्थिति घातक है और मेरे ख्याल सवाल से। आ रहे हैं बहुत सरल, तो वो मतलब आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आज के समय में कोई भी स्मार्टफोन के बगैर नहीं है। जी मैं सर। जहाँ तक मानता हूँ बहुत तेजी से इसका क्रेज है, पढ़ाई में बढ़ रहा है। तो स्मार्टफोन स्मार्ट टूल बन जाए, जी सर। ऐसे कैसे उपयोग करें उसका? देखिए सर। क्योंकि मैं बीच में इंटरप्ट करूँगा कि फेसबुक खोलता है कि चल मैं देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए, जी सर। फिर फेसबुक के बाद में इंस्टाग्राम, इसको भी देख लिया, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब से वापस किसी और साइट पे, और वो घूमता रहता है कि नहीं इतनी देर में तो दूसरा कोई ना कोई नोटिस आ ही गया होगा। जी सर। रेड लाइन देखते ही तत्काल दौड़ता है, मैसेज देखते ही तत्काल सब कुछ क्लोज करके उधर जाता है। तो ये बड़े ध्यान मतलब भंग होता है, और वो एक तरह से उसके चक्रव्यूह में फंस जाता है। जी सर। तो इसका कैसे उपयोग करें? जी। देखिए सर, मेरा मानना है स्मार्टफोन अपने आप में ना तो बाधा है ना साधन है। उसके उपयोग पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए बाधा बनेगा या साधन बनेगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल देना चाहूँ, ये बिजली है। इस बिजली से आप चाहें तो कोई व्यक्ति अ, पंखे का बटन ऑन करके अब गर्मी में राहत पा सकता है, और कोई चाहे तो इसी बिजली से उसके नंगे तारों को छू के अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। बिजली अपने आप में तटस्थ है, उसके उपयोग पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए तो हमेशा स्मार्टफोन एक साधन रहा है जो मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी तैयारी में सहायता देता रहा है। अब इसका कैसे आप स्मार्ट यूज कर सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी रहे, तो मेरा मानना है सर, मैंने जैसा किया है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ उस टॉपिक को बुक से पढ़ने के बाद में जब भी तलब उठती थी फ़ोन चलाने की, तो उस फ़ोन के अंदर मैं वो टॉपिक सर्च करता। उसको 10-20 नए तरीके से गूगल पे लोग आपको एक्सप्लेन करके बताते, और नई जानकारी आपको मिल रही है। तो स्मार्टफ़ोन का जब आप जो भी टॉपिक पढ़ें, जब आप फ्री हैं, आपकी इच्छा हो रही है चलाने की, उस समय वो टॉपिक उस पे सर्च कीजिए। तब आपको और भी 10 नए तरीके आपको सीखने को मिलेंगे। और इस तरीके इंटरेस्ट से। भी बढ़ेगा जी इसमें। सर, और इस तरीके से आप अपने पूरे दिन भर को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो तैयारी में जुटा हुआ है पूरे दिन का मतलब समय। सोशल मीडिया वाला एडिक्शन तो बंद करना पड़ेगा। जी सर। आप अपना एडिक्शन उधर ही ले जाइए ना, कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 10 तरीके से, अगर आपने ये 2-4 दिन कर लिया तो आपका इंटरेस्ट उसी में बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो मतलब आप इस तरीके से कहना चाह रहे हैं।
अच्छा, कोचिंग का जो है बड़ा क्रेज है, और कई स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करते हैं, कोई ऑनलाइन करता है, और कई ऑफलाइन दे लेकर के और फिर बाद में ऑनलाइन और लेते हैं। जी सर। तो अ, आपका इसमें क्या कहना है? देखिए सर, सबसे पहले तो मेरा जहाँ तक मानना है, कोचिंग के मामले में मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ। आपकी तैयारी के लिए ऐसे सभी टूल्स जो आपकी तैयारी को स्मार्ट बनाएं, उसके लिए उपयोगी हो, उन सब की मदद लेने में मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कोचिंग हो, नोट्स हो, कुछ भी हो। कई बार एक बार बहुत आइडियल हम विचार पेश करते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी और बुक से ही पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। आपकी तैयारी के लिए जो जो चीज़ें उपयोगी हैं उनका उपयोग कीजिए। कोचिंग भी उनमें से एक है। कोचिंग किस मोड पे लें, इस मुद्दे पे मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है कुछ लोग असहमत हो, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ऑनलाइन मोड पे लेना ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होता है। उसके दो कारण हैं सर। सबसे पहले, हम ऑनलाइन मोड पे लेते हैं तो हमें जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है हम उसी सेलेक्टिव क्लासेज लें। आमतौर पे क्या हो रहा है आजकल, ऑनलाइन क्लासेज जो हो रही हैं कोचिंग की, उसमें 1000 से ऊपर आपको वीडियो डाल दिए गए। अब इतने वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, मानसिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। आपको जो जिस यूनिट का जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उसी को आप ऑनलाइन उसकी क्लास लीजिए। मतलब सारे ऑनलाइन नहीं लेने सबको चाहिए, जो आप समझ सकते हो खुद, सेलेक्टिव। जी। जो आप बुक से, नोट से आप पढ़ सकते हो, आसानी से समझ पा रहे हो, उसकी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। एक और जो दूसरा फायदा है कि आपको रिवीजन करना है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के भी क्लासेस ले सकते हो। ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं है। इस लिहाज से मेरा मत जो है, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन मेरे ख्याल से ज़्यादा उपयोगी है। बाकी ये सबकी जी। व्यक्तिगत वो अच्छा, कोई ऐसी स्मार्ट ट्रिक बताइए जो स्मार्ट स्टडी का हिस्सा बने, आपने कोई ली है क्या यूज में? जी सर। कोई सुझाव दीजिए। मेरी तैयारी के दौरान देखिए सर, मैं एक आध चीज़ें मैंने कभी भी नोट्स जो हैं वो एक साथ नहीं निकलवाए। ऐसा नहीं कि एक 2000 पेज के नोट्स में बाइंडिंग करवा के एक साथ निकलवा लिया। मुझे जो आज 2 टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने केवल वो 10-12 पेज ही आज निकलवाए। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि 10-12 पेज मैं कभी भी पूरा कर दूंगा। एक आप 2000 पेज का बाइंडिंग कराया हुआ रजिस्टर रखेंगे तो वो आपके ऊपर वैसे दबाव बनाएगा। तो मैंने हमेशा टॉपिक वाइज नोट्स निकलवाए, डे टू डे। इसके अलावा सर, जैसे राजस्थान जी के मेरा थोड़ा सा वीक था, पहली बार ही पढ़ रहा था, इससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वहाँ जैसे राजस्थान जी के में एक आध जो हमारे सिलेबस का हिस्सा था, आभूषण वाला पार्ट है, जी। और एक हम वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। तो वाद्य यंत्र को सर मैंने क्या किया कि वाद्य यंत्र को मैंने नेट पे सर्च किया, और पर्टिकुलर कोई आर्टिस्ट उस वाद्य यंत्र का उपयोग कर रहा है, उसे बजा रहा है, उसे मैंने जब देखा तो मेरी मेमोरी में हमेशा स्थायी रहा और मुझे रटने की आवश्यकता भी नहीं रही। ऐसा ही मैंने आभूषण के साथ किया। कनेक्ट हो गए उस कनेक्ट चीज हो से। गए, मैंने चीजों को जोड़ा। मैंने किसी आर्टिस्ट को वो वाद्य यंत्र बजाते हुए ही देख लिया तो मेरी मेमोरी में मुझे रटने की आवश्यकता नहीं रही। तो ये 2-3 चीजें मुझे लगा मेरे लिए मुझे अच्छी लगती हैं। हो सकता है अभी स्मार्ट स्टडी का पार्ट है या नहीं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिहाज से और मुझे रटने वाली समस्या से निजात दिलाया। जी, नहीं, मैंने भी एक तैयारी का एक बहुत तरीका अपनाया। जब बहुत सारा बड़ा सिलेबस देखा तो मैंने जो है पूरी बुक बहुत बड़ी मोटी थी, मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए। इवन मैंने उसके चैप्टर भी अलग अलग कर दिए। तो जैसे एक चैप्टर में अगर 10 पेज आ गए तो मुझे 10 पेज पढ़ने में एक दिन में कोई दिक्कत ही वो महसूस नहीं। कॉन्फिडेंस देता है कि ये तो कॉन्फिडेंस। अब अगले दिन मैंने 10 पढ़ लिए और मैंने वो परफेक्ट तरीके से पढ़े, और जी। उनका रिजल्ट देखा। उसके बाद मैंने जब वो यूनिट पढ़ी और उसके बाद मैंने जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए तो मेरा वो 80% से अबव जा रहा था। जी सर। फिर वो जो कठिन थे मैंने उनको थोड़ा टिक मार्क कर लिया कि मुझे बाद में उनको रिवाइज करना था, क्योंकि जो सर। मुझे आ ही नहीं रहे थे इसका मतलब बाद में भी नहीं आएंगे। तो फिर मैंने उनको रिवाइज भी किया। तो ये तरीका अपनाइए कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, और फिर जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो फिर वो बाद में जो है पूरा पढ़ेंगे ना तो वो बहुत छोटा हो जाता है। जी सर। जैसे पूरे साल भर पढ़ते हैं पाठ्यक्रम को क्लास में, बिल्कुल। फिर परीक्षा के नज़दीक आता है हम रिवीजन करते हैं 2 महीने में, फिर अगला रिवीजन करते हैं हम 15 दिन में, और जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन तो हम एक दिन में पूरा पढ़ लेते हैं जी सर। ठीक से, अगर पढ़ाई होती है। तो ये तरीका आपने बढ़िया बताया और इसको जो है आप अपनाएं। एक बहुत सारे ऐसे हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षार्थी, जी सर। और मैं देखूं कि आजकल बीएड की तो भरमार है, बीएड करने वालों की टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं बड़ी संख्या में। जी सर।
और संभवतः अधिक मात्रा में जॉब भी है और संभावनाएं भी हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल सर। और गरिमापूर्ण प्रोफेशन भी है, ये भी एक कारण है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो देखिए सर, जो लोग, जो परीक्षार्थी टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सबसे पहला सुझाव होगा कि अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई को किताबों के माध्यम से कीजिए, ईमानदारी और गंभीरता के साथ। किसी भी टॉपिक, किसी भी यूनिट को जब आप पढ़ें तो आप ये इस मानसिक स्थिति के साथ पढ़िए कि वो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। इवन ऐसा माना जाता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर वो आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा सकते हो तो समझिए आपके वो टॉपिक समझ आ गया। टीचिंग फील्ड में तो आपका भविष्य में काम भी यही होगा कि आपके पास जो नॉलेज है उसको किस ढंग से आप डिलीवर कर पाते हैं। तो चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ अपने साथियों के बीच में साझा करना भी सीखिए कि क्या आप जो चीज़ जानते हो दूसरों को समझा भी सकते हो। इस तरीके से आपको अभी से उस रणनीति के साथ आपको काम करना चाहिए। साझा करने से नॉलेज बढ़ता है, परफेक्ट होता है, अभिव्यक्ति होती है और हमारी मेमोरी के साथ में एसोसिएशन होता जी है। सर। उसमें सुधार भी होता है, रिफॉर्म भी होता है, नई चीज़ ऐड भी होती है। बिल्कुल सर। तो इसलिए साझा करना चाहिए नॉलेज को। नॉलेज तो है ही शेयर करने के लिए। बड़े संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे असरदार तरीका आपकी नज़र में क्या है? देखिए सर, मेरा मानना है कि बड़ा लक्ष्य जो है वो छोटे लक्ष्यों का जोड़ है। छोटे लक्ष्यों को आप डे टू डे प्राप्त करते जाएं, बड़ा लक्ष्य एक दिन स्वतः ही अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ा लक्ष्य अपने आप में कुछ नहीं है, वो केवल छोटे लक्ष्यों का जोड़ है। तो उन छोटे लक्ष्यों पे काम कीजिए, उनको डे टू डे प्राप्त करते रहिए, तो बड़ा लक्ष्य एक दिन स्वतः आपके पास चल जाएगा। मतलब विश्लेषण कीजिए, छोटी छोटी टुकड़ों में बांटिए और जब आप उनको धीरे धीरे कंक्योर करते जाएंगे वही असेंबल हो जाएगा, बड़ा लक्ष्य आपको मिल जाएगा। ये था आज का शो प्रोफेसर की क्लास। तो आपने सुना, इसको पूरा देखना और आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगला शो देखना ना भूलें। नेट की तैयारी और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें, कैसे सफलता प्राप्त करें, हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर।